फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 16 दिसंबर 2023 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। आज अगर हम देखें तो दो प्रमुख समाचार है। एक है कि इजराइल और हमास का जो संघर्ष है या इजराइल फ़लस्तीन जो मुद्दा है उसमें थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है और अमेरिका के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो आए हैं दौरे पे और अमेरिका जो बढ़ते मानव जो है मौत का आंकड़ा है उसको देखते हुए युद्ध को कम करने या उसको सीमित करने के समय सीमा पर चर्चा करने के लिए विचार कर रहा है। ठीक है। जहाँ तक दूसरा मुद्दा है वह है भारत का जो भारत की ग्रीन ऊर्जा है उसकी जो हमारा बल है उसको संतुलित करने के लिए आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो अभी COP28 का सम्मेलन हुआ है कैसे वो महत्वपूर्ण है, इन दोनों पहलू को मिला के ये लेख लिखा गया है। ठीक है। तो जहाँ तक पहला मुद्दा है कि इजराइल और हमास जो संघर्ष है, आपको पता होगा 7 अक्टूबर को जो बर्बर आतंकवादी कृत्य जो है हमास ने इजराइल पे किया था, उसके बाद इजराइल लगातार ऑफेंसिव है गाजा में और इस ऑफेंस के कारण जो है जो वहाँ के 23 लाख लोगों में से 80% बेघर हो गए हैं और लगभग 18,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, ऐसा आंकड़ा है। ऐसे में अमेरिका पर दबाव बन रहा है। हालांकि अमेरिका अभी भी इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन वो हमास के समाप्त होने के बाद गाजा में क्या होगा इसको लेके और कैसे जब जो युद्ध चल रहा है गाजा में उसको सीमित किया जाए, उसकी क्षमता को सीमित किया जाए कि जब तक युद्ध चले सीमित किया जाए, यानी सर्जिकल स्ट्राइक या इस तरह की, ताकि हताहतों की संख्या को कम किया जा सके। इसको लेके जो है वहाँ के राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार जो है इजराइल की यात्रा पे हैं। उन्होंने हमास के फ़िलिस्तीन के जो है वहाँ के अध्यक्ष जो है मोहम्मद अब्बास से भी बात की है और कहीं ना कहीं इस पर एक वार्ता की प्रक्रिया शुरू हो गई है कि हमास के बाद क्या होगा। ठीक है। जहाँ तक दूसरा हमारा समाचार है वह ये है कि 22 नवंबर को, हालांकि दिन पीछे है लेकिन ये चर्चा इसलिए है कि अभी पिछले बुधवार को ही COP28 के सम्मेलन में जो है एक समझौता हुआ है जिसमें कहा गया है कि जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार जो जीवाश्म ईंधन है उन्हें चरणबद्ध तरीके से कम किया जाएगा। ठीक है। उनसे चरणबद्ध तरीके से संचरण किया जाएगा, यानी कि ग्रीन हाउस गैस से जीवाश्म ईंधन से नवीकरण ऊर्जा की तरफ संचरण किया जाएगा, लेकिन किसी भी चरणबद्ध कटौती की बात को अस्वीकार करते हुए। ये भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे विकासशील देशों के दबाव में किया गया है और कहीं न कहीं ये भारत की जो अभी ऊर्जा ज़रूरत है, जो ऊर्जा की समस्या है, जैसे कि नवीकरण ऊर्जा की जो चुनौतियाँ हैं, जैसे कि भंडारण क्षमता नहीं होने के कारण अंतरायिकता की समस्या, इसको लेके कहीं न कहीं थर्मल पावर का महत्व बढ़ता जा रहा था और उसी को ध्यान में रखते हुए 22 नवंबर को एक समीक्षा मीटिंग हुई थी जिसमें आगे आने वाले जो है 2032 तक जो है 80 गीगावाट यानी 80,000 मेगावाट क्षमता को और मतलब कोयला आधारित थर्मल क्षमता को जोड़ने की बात की गई थी, जो कहीं न कहीं कुछ समय से चले आ रहे भारत की नीतियों से परिवर्तन है। हालांकि ये समझौता इसीलिए भारत वहाँ कोयला की कटौती पर उस पर अड़ा हुआ था क्योंकि भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए नवीकरण ऊर्जा का जब तक भंडारण क्षमता के साथ विकल्प न हो जाए तब तक उसको थर्मल एनर्जी की आवश्यकता बनी हुई है। ठीक है। आइए हम इसको एक एक करके समझते हैं। अमेरिका और इजराइल द्वारा गाजा युद्ध की तीव्रता को कम करने के लिए समय सारणी पे चर्चा हुई है। इसका ये कहीं अर्थ नहीं है, ये अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सोलिन का है कि इसका ये कहीं अर्थ नहीं है कि तुरंत ही युद्ध समाप्त हो जाएगा। युद्ध तो समाप्त होता ही है, पहले ही बताया था, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि इसको कैसे इसकी तीव्रता को कम किया जा सके। यानी अमेरिका ये कह रहा है कि वो इजराइल पर ये नहीं कह रहा कि युद्ध बंद कर दो, बस वो ये कह रहा है कि जो आप लार्ज स्केल पर या व्यापक पैमाने पर युद्ध चल रहा है उसको, उसमें ज़्यादातर लोग हताहत हो रहे हैं, उसको सीमित किया जा सके ताकि अपने लक्ष्य को यानी हमास की समाप्ति को भी प्राप्त किया जा सके और लोगों की जान भी बचाई जा सके, क्योंकि लोगों के हताहत होने से कहीं न कहीं अमेरिका पे उसकी आंतरिक राजनीति में और बाह्य स्तर पे भी उस पर दबाव बन ही रहा है और कहीं न कहीं युद्ध समाप्त करने पर बल दिया जा रहा है। क्योंकि भारत ने भी अभी जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ का जो सीज फायर का था उसको भारत ने समर्थन दिया था, क्योंकि कहीं न कहीं लंबे समय तक जो है रिहायशी इलाके में युद्ध का कोई भी देश समर्थन नहीं कर सकता है। ठीक है। खासतौर से जब उसमें 80% जनसंख्या पलायन हो चुकी हो। ठीक है।
आइए चलो इसको समझते हैं हम क्या मामला है, कैसे है। देखिए, हम पहले ही इस पर चर्चा आपको कर चुके हैं कि इजराइल हमास युद्ध कब समाप्त होगा, क्योंकि युद्ध तो समाप्त होंगे ही होंगे, और जब समाप्त होगा तो उसके लिए क्या करना है, वो उसको है कि मेन प्रश्न है कि जो है गाजा का क्या होगा, और अंततः फ़लस्तीन का क्या होगा, और अंततः फ़िलिस्तीन इजराइल के संबंधों का क्या होगा। तो जैसे सभी लोग पता है कि इजराइल के जन्म के समय ही ये बात हुई थी कि फ़लस्तीन में 2 राज्य बनेंगे, एक यहूदी राज्य यहूदी और एक मुस्लिम फ़िलिस्तीनी राज्य। ठीक है। हालांकि इजराइल या शुरू में फ़लस्तीन, बाद में जो उसका हमास फैक्शन था, ये दोनों और इजराइल की जो वर्तमान सरकार है, ये द्विराष्ट्र सिद्धांत को समर्थन नहीं देती रही हैं। हालांकि ओस्लो अकॉर्ड में दोनों लोग इस पर सहमत हुए हैं। ठीक है। तो ये फ्यूचर तो यही है और इसी दिशा की तरफ जाना है। उसमें कुछ चुनौतियां हैं, उसको हम उसमें चर्चा कर चुके हैं। यहाँ जो मुद्दा है कि एक 7 अक्टूबर की बर्बर घटना होती है, उसके बाद जवाबी कार्रवाई में जो है इजराइल जो है उस पर हमला करता है गाजा पट्टी पे हमास को समाप्त करने के लिए। और उसकी कार्रवाई में जो है कहीं ना कहीं गाजा की जो 23 लाख की आबादी है अनुमानतः, उसके 80% लोग बेघर हो गए हैं, क्योंकि पूरी उत्तरी गाजा को इजराइल ने जो है, क्योंकि वो पूरा हमास का कंट्रोल था, उसको जो है एक तरह से वहाँ के लोगों को दक्षिण के क्षेत्र, दक्षिणी गाजा की तरफ वो शरणार्थी में शरण ले लिए हैं। और हमास का ही जो कह सकते हो गाजा की जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसका कहना है कि 18,000 से ज़्यादा यानी 19,000 तक लोग जो है उनकी जान जा चुकी हैं, जिसमें अधिकांश जो है महिलाएं और बच्चे हैं। और जो उसकी बात है कि जो इसके बात ये है कि ये युद्ध अभी कितना चलेगा, यानी 19,000 जान जा चुकी है और ये युद्ध अभी कितना चलेगा, इसको लेकर कहीं ना कहीं दुनिया के देशों में भी हो रहा है। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले जो है इजराइल के ऊपर जो है हमास ने आत्मघाती हमला, मतलब एक ज़बरदस्त हमला किया है, जिसमें काफ़ी इजरायली सैनिक मारे गए हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि हमास के साथ लड़ाई लंबी चलेगी। ऐसे में जो व्यापक पैमाने पर युद्ध होगा, उसका विनाश जो है ज़्यादातर हताहतों के रूप में होगा, जिसको लेकर अमेरिका पे काफ़ी दबाव है। इजराइल पे तो जो दबाव है अमेरिका पे है, आंतरिक दृष्टि से है, बाहर भी है। ऐसे में बिडेन प्रशासन चाह रहा है कि इजराइल अपनी लक्ष्य को प्राप्त करे, लेकिन जो युद्ध की तीव्रता है उसको कम कर दे, और उसके बाद यानी जब हमास समाप्त हो जाएगा या हमास वहाँ से हट जाएगा, युद्ध को इजराइल बंद कर देगा, यानी अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेगा, उसके बाद के बारे में भी सोचा जाए, ताकि इस समस्या को दीर्घकाल तक हल किया जा सके। इसी को लेकर जो है अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अभी गए थे, वहाँ पे उन्होंने प्रधानमंत्री से मिले हैं, वहाँ के रक्षा मंत्री से मिले हैं, वहाँ के बाहर कैबिनेट से मिले हैं, और कुछ दिन बाद वहाँ के रक्षा मंत्री का भी दौरा है। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ ये एक मुद्दा है ही है कि आगे इसमें क्या होगा। चलिए देखते हैं कि पहले जो है इसमें हमास के समाप्ति, जो पहला प्रश्न है जो ज़्यादा गंभीर है, यानी जो गंभीर प्रश्न मूल प्रश्न है, उसको जरा सा देख लिया जाए कि हमास की समाप्ति के बाद गाजा के शासन का प्रश्न एक चर्चा का विषय इन लोगों के रहा। देखिए, अभी तक न जो है इजराइल और न अमेरिका सार्वजनिक रूप से ये नहीं स्वीकार किए हैं, या उनको कोई अनुमान नहीं है कि वो क्या होगा, लेकिन पहली बार ये हो रहा है कि अमेरिका कहीं न कहीं इस पे चर्चा कर रहा है कि हमास के समाप्त, यानी हमास जब समाप्त कर देगा इजराइल, उसके बाद गाजा की व्यवस्था कैसी होगी। ये पहली बार अमेरिका द्वारा, क्योंकि अब तक दोनों लोगों द्वारा जो है, हालांकि इजराइल अभी भी नहीं वो कह रहा है, लेकिन अमेरिका जो उसका सबसे निकटस्थ सहयोगी है, जो उसके साथ अभी भी खड़ा हुआ है, वह कह रहा है कि उसके बाद के बारे में वो चर्चा और संभावनाओं पर विचार कर रहा है। देखिए कि इजराइल जो है गाजा में हमास के नियंत्रण को समाप्त करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तो गाजा को कैसे शासित किया जाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। इस पे जो है चर्चा हो रही, और ये कह सकते हो ऐसा पहली बार प्रतीत हुआ जब वाशिंगटन यानी अमेरिका ने गाजा एन्क्लेव में सुरक्षा व्यवस्था के लिए अपने दृष्टिकोण पर कुछ विचार विवरण पेश किए हैं। ये पहली बार हो रहा है। ठीक है। और उसका जो विचार है, जो उस पर विचार कर रहे हैं, कई सारे विचार हैं, लेकिन उसमें से वो एक विचार ये भी है कि जैसे जो हमास 2007 में आया था, उसके पहले जब 2005 में इजराइल ने गाजा को सौंप दिया था फ़लस्तीन अथॉरिटी को, तो उस समय तक जो फ़लस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन थे, अथॉरिटी के कई सारे सुरक्षा कर्मी जो है गाजा में
काम कर रहे थे, सुरक्षा व्यवस्था देख रहे थे। तो अमेरिका का विचार यही है कि जिनको हमास ने भगा दिया था वहाँ से, उनको जब हमास समाप्त हो जाए तो पुनः उन्हीं को जो है कहीं ना कहीं वापसी कर दिया जाए, ताकि गाजा का प्रशासन या गाजा का शासन चलाया जा सके। ये बात जैसे देखिए कि गाजा में फिलिस्तीनी सुरक्षा बलों की किसी भी भूमिका का इजराइल की ओर से हालांकि कड़ा विरोध किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि ये चीज़ वहाँ पे हो जाए। लेकिन इजराइल जो है वो वहाँ की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा को लेकर वहाँ पे अपनी उपस्थिति बनाए रखना चाहता है। और वह कहता है कि जो मोहम्मद अब्बास हैं, जो इस समय वेस्टर्न बैंक के शासक हैं, वो बहुत अलोकप्रिय हैं। ऐसे में इजराइल जो है कहीं ना कहीं उसका बहाना बना के वहाँ पे अपने आप को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अमेरिका चाह रहा है कि वो पुरानी व्यवस्था स्थापित की जाए और अंततः गाजा और वेस्टर्न बैंक या पश्चिमी बैंक को मिला के एक फ़लस्तीन राज्य की स्थापना किया जा सके, जो कि कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ या दुनिया के सामने जो जिसके आधार पर यह गठन हुआ था, यही एक इस मसले का सही मामले में हल हो सकता है। ठीक है। दूसरा जो यहाँ पे मुद्दा था वो ये था कि युद्ध के गहन चरण को समाप्त करो। जैसे युद्ध चल रहा, अभी टोटल वार के रूप में चल रहा है, वहाँ पे टैंक, ड्रोन, एयर हमले, ज़मीनी, वो हर तरह के चीज़, हथकंडे, हर तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं इजराइल द्वारा हमास के खिलाफ। हमास क्या कह रहा है कि वो चूँकि वो है ही है एक तरह से आतंकवादी या गुरिल्ला संगठन, तो वो क्या कर रहा है कि जो सिविलियन, हालांकि युद्ध में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को या ख़ास तौर से उसमें जो है शरणार्थी शिविरों को, हॉस्पिटल को, इस तरह की चीज़ों को उसमें करना वार क्राइम माना जाता है। लेकिन इजराइल का बार बार कहना है कि जो हमास है उसी सिद्धांतों का फ़ायदा उठा के उन्हीं हॉस्पिटल के नीचे, शरणार्थी शिविरों या स्कूलों और अस्पतालों के अंडरग्राउंड वो अपना, उन्हीं के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे वो अपना जो है कहीं ना कहीं जो है युद्धक गतिविधियां चला रहा है। और वो जिस तरह से हमले अभी कर रहा है इजराइल को, वो और ज़्यादा क्या कर दे रहा है, फ्यूल दे रहा है इस तरह के ऑपरेशन को चलाने के लिए। हालांकि जिस तरह से इसके हिंसा हो रही है, अमेरिका पे दबाव बन रहा है कि वो इस हमले को, हमला ये नहीं कह रहा अमेरिका कि ये आज ही ख़त्म कर दो, वो ये कह रहा है कि जब हमास को ख़त्म करना है, लेकिन लगातार इतने व्यापक पैमाने पर युद्ध के बजाय कुछ और भी विकल्प जैसे सर्जिकल स्ट्राइक और इस तरह की चीज़ों पर विचार किया जा सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं इस बैठक में देखिए इजराइल के नेताओं से, और बैठक में सुल्लिवन ने युद्ध के, सुल्लिवन वहाँ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अमेरिका के, युद्ध चरण को समाप्त करने के लिए एक समय सारणी पर चर्चा की गई। हालांकि इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि हमास को नष्ट करने में कई महीने लगेंगे, लेकिन उन्होंने यह भी नहीं बताया कि क्या उनका अनुमान भारी हवाई हमलों और ज़मीनी लड़ाई के मौजूदा चरण के है। सुल्लिवन कहते हैं कि यह कहने में कोई विरोधाभास नहीं कि लड़ाई में महीनों लगेंगे। यानी अमेरिका मान रहा है कि ये लड़ाई महीनों चलेगी, और यह भी कहना है कि उन महीनों में अलग अलग चरण होंगे, अलग अलग समय पर होंगे, जिसमें उच्च तीव्रता वाले ऑपरेशन से अधिक लक्षित ऑपरेशन, यानी कि जो अभी लड़ाई चल रही है उससे सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ चला जाएगा। युद्ध लंबा चलेगा, ऐसा कहने से इनकार अमेरिका नहीं कह रहा है, लेकिन हाँ उसमें चरण अलग अलग हो सकते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उसके स्तर को जो है कम किया जा सकता है। ये बात ये कह रहा है। ऐसा क्यों कह रहा है, अमेरिका को ऐसा क्यों कहना पड़ा? क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया की, जब मैं याद करिए 9 अक्टूबर को पढ़ाया था, ये युद्ध हुआ था, तभी बताया था कि शुरू में इजराइल ये कर रहा है, लेकिन ये समय के साथ साथ जब हताहतों की संख्या बढ़ती जाएगी, तब कहीं ना कहीं जो वैश्विक जनमत है वह इजराइल के खिलाफ होता जाएगा। क्योंकि एक तरफ का अभी उधर 1400 या 240 बंधक की बात है, तो उधर भी 18-19 हज़ार लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में कहीं ना कहीं दुनिया को जो है, अपने दुनिया के नेताओं को, दुनिया देशों को, वहाँ के लोगों को अपने आप को नैतिक रूप से भी अपनी जनता के सामने पेश करना होता है। अमेरिका को भी यही है, वहाँ के आंतरिक रूप से भी विरोध होना शुरू हो गया है कि इस तरह के हताहतों की संख्या नहीं की जा सकती। ऐसे में बिडेन प्रशासन एक दोहरा नीति अपनाना, एक मतलब कह सकते हो कि द्वैत, कि वो इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है, उसको सैजो सामान, उसको कूटनीतिक मदद देने के लिए, लेकिन वो चाह रहा है कि इजराइल जिस इंटेंसिटी से अपना प्रहार कर रहा है गाजा में, उसको कम करके सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ जाए
और दूसरा कि गाजा में ये भी बात चर्चा शुरू कर दे, अमेरिका शुरू करना चाह रहा है कि आगे जब हमास समाप्त होगा तो क्या होगा। इससे क्या होगा कि जो आसपास के जो देश हैं, जो मिडिल ईस्ट है या मध्य पूर्व या पश्चिम एशिया है या दुनिया के देशों में ये बात जाएगी कि कहीं ना कहीं अमेरिका जो है फिलिस्तीन और इजराइल के समस्याओं को समाप्त करने के लिए दीर्घकालीन रूप से ध्यानपूर्वक सुन रहा है, एक तरफा पक्ष नहीं ले रहा है। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर देखिए 7 अक्टूबर का हमला हुआ था, उसके बाद जो है जो हमला इजराइल किया है वो 23 लाख आबादी में से 80% बेघर हो गए हैं। और 10 हफ्ते यानी अगर आप देखें 8 अक्टूबर के बाद से तो 10 सप्ताहों में इजराइल के हवाई और ज़मीनी हमलों में 18,700 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। हालांकि क्योंकि वहाँ फिलिस्तीनी मंत्रालय ये नहीं बता रहे कि इसमें कितने नागरिक हैं और कितने जो है हमास के आतंकवादी हैं, लेकिन फिर भी वो एक संख्या पूरा बता रहा है कि इतने लोग मारे गए हैं। और अभी उम्मीद है कि हजारों लोग जो है या सैकड़ों लोग जो है लापता है और मलबे के नीचे दबे होने की संभावना है। यानी ये कहीं ना कहीं इस पे एक दबाव है। और जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, वो भी नागरिकों की हताहतों की संख्या को कम करने में इजराइल की विफलता और गाजा के भविष्य की इसकी योजनाओं पर बेचैनी व्यक्त की थी कि वो कैसे इजराइल जो है हताहतों की संख्या कम करे और भविष्य की योजना। 2 प्रश्न उनके सामने हैं, इसको करे। और इसके साथ ये बात तो उन्होंने व्यक्त की, साथ ही में कहा कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। हालांकि अगर देखा जाए इजरायली लोगों की बात है तो युद्ध का अभी भी वो दृढ़ता से समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी इसके बावजूद भी 140 से ज़्यादा लोग हमास के यहाँ उसको हमास ने बंधक बना के रखा है। और उसमें से 100 से ज़्यादा जिन लोगों को छोड़ा है, महिलाओं बच्चों को, उनको यातनापूर्ण वो किस तरह से रखा है वो उनको भूला नहीं है। और 7 अक्टूबर की घटना उनको भूली नहीं है कि उस तरह की घटना पुनरावृत्ति न हो जाए। ऐसे में इजरायली लोग इस तरह से खड़े हैं अपने सरकार के साथ, और अमेरिका भी कहीं ना कहीं इसके साथ खड़ा है। हालांकि अमेरिका के लिए ये एक समस्या है। ऐसे में अमेरिका जो विचार वही कर रहा है कि गाजा में जब हमास के पहले की जो व्यवस्था थी उसको पुनः बहाल किया जाए। और वो व्यवस्था क्या थी? जो अभी फिलिस्तीन अथॉरिटी है उसके जो सुरक्षा कर्मी थे वह वहाँ पे सुरक्षा देखते थे। हालांकि नेतन्याहू इसके जो है समर्थक नहीं है, लेकिन अमेरिका ने अब खुले तौर पे कहना शुरू कर दिया है कि देखिए, अमेरिका ने कहा है कि वह अंततः वेस्ट बैंक और गाजा को एक एकीकृत फिलिस्तीन सरकार के तहत देखना चाहता है, एक फिलिस्तीनी राज्य के अग्रदूत के रूप में। यानी इन दोनों को मिला के एक जो फिलिस्तीनी गवर्नमेंट हो, फिलिस्तीनी अथॉरिटी की शासन हो, जैसे हमास के पूर्व हुआ था, और ये पूर्ववर्ती होगा किसके? एक फिलिस्तीन राज्य के। तो ये अमेरिका ने कहा है। इसको कहने का वो है कि कहीं ना कहीं जो उसके सहयोगी हैं उनको कहीं ना कहीं इस काज के साथ कह सकते हो मनोवैज्ञानिक रूप से या डिप्लोमेटिक रूप से जोड़े रखा जा सके। हालांकि वही प्रश्न है कि जो वहाँ के नेतन्याहू सरकार है वह कहीं ना कहीं इस चीज़ को, वो फिलिस्तीन के जैसे हमास है वो इजराइल को नहीं स्वीकार करता है, वैसे ही नेतन्याहू की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं जो है फिलिस्तीन के को एक राज्य के रूप में जो है स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने के पक्षधर नहीं है। ऐसे में अब देखिए आगे क्या होता है। जो नवीकरण ऊर्जा है, जैसे सौर ऊर्जा है, 8 घंटा मैक्सिमम सौर चलता है, उसमें भी कम ज़्यादा होता है। पवन ऊर्जा, जब पवन चलेगा तो आएगा, नहीं चलेगा तो नहीं आएगा। ऐसे में जो ग्रिड है उसको इस जो नवीकरण ऊर्जा है उसको मैनेज करने में दिक्कत आती है। इसको लेकर विद्युत भंडारण की बात की गई है, हालांकि उसमें भी कई सारी समस्याएं हैं। ऐसे में ये कहा गया जब तक ये चीज़ें नहीं हो तब तक जो है कोयला आधारित संयंत्रों को यानी या जो न्यूक्लियर आधारित संयंत्रों को चलाया जाए, ताकि भारत की जो ऊर्जा आवश्यकताएं हैं उसके साथ जो है उसके साथ न्याय किया जा सके। और भारत इसी दिशा में चल रहा है। और उसमें जो अभी COP28 में जो कोयला का कटौती पर जो बल दिया जा रहा था उसको हटा देने से काफ़ी भारत को राहत मिली है, ऐसा ये रिपोर्ट बताती है, ऐसा ये बताता है। मुद्दा क्या है? मुद्दे को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि अभी जो भारत है, हमें कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि जो भारत में नवीकरण ऊर्जा है वो बहुत तेज़ी से यानी प्रतिदिन 1000 मेगावाट की क्षमता से वो जुड़ रही है। लेकिन
उसके साथ समस्या ये आ रही है कि जो हमारी ग्रिड है उसमें बेस लोड की समस्या आ रही है, क्योंकि जो नवीकरण ऊर्जा है, खास तौर से जो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा है, जो कि अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में हमने अपनी विद्युत ऊर्जा में 40% नवीकरण ऊर्जा है, जिसमें से 30% सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है। और इन दोनों की समस्या ये है कि इंटरमिटेंसी या अंतरायिकता की समस्या है, यानी वो हमेशा लगातार वो ऊर्जा बनी नहीं रहती, लगातार वो विद्युत करंट धारा बनी नहीं रहती है। उसके कारण ग्रिड में बेस लोड को मैनेज करना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जब डिमांड रहती है तो उस समय हो सकता है कि ऊर्जा ना हो, और जब डिमांड ना हो तो हो सकता है ऊर्जा की सप्लाई हो। ऐसे में जो पुराने कोयला पावर प्लांट हैं उनको चलाए रखने या उनको स्टैंड बाई रखने पर मजबूर हो जा रही हैं हमारी विद्युत जो है निर्माण कंपनियां। ऐसे में उनका खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए 22 नवंबर को सरकार ने एक फैसला की, विद्युत मंत्रालय ने एक समीक्षा मीटिंग की और एक लक्ष्य रखा कि जब तक भंडारण की समस्या नहीं दूर हो जाती है नवीकरण ऊर्जा के साथ, तब तक हम अपने थर्मल पावर प्लांट को बंद नहीं या उससे हट नहीं सकते हैं और उस पर बल देना जारी रखते हैं। इसी को लेकर 80 गीगावाट क्षमता जो है 2032 तक कोयले आधारित जोड़ने की बात की गई है। इसी को लेकर जो है कहीं ना कहीं COP 28 में जो एक बात जोड़ी गई थी कि भारत जो है जो जीवाश्म ईंधन से फेज आउट या चरणबद्ध कटौती की बात है, खासतौर से कोयले को, उसका भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने विरोध किया था। उसके कारण उसको हटा दिया गया है। अब सिर्फ इतना कहा गया है कि जीवाश्म ईंधन से जो है ट्रांजिशन किया जाएगा। ठीक है, कोई समय सीमा नहीं, कोई कटौती की बात नहीं की गई है, जो कहीं ना कहीं भारत का जो ये कोयला आवश्यकता थी इसके अनुरूप ही है। ठीक है, तो ये मुद्दा है, मांग है। देख लीजिए कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2031-32 तक कम से कम 80 गीगावाट जोड़ने की योजना अपनी कोयला संचालित उत्पादन से किया है, और यह पिछले वर्षों की नीति के बदलाव को दर्शाता है, जब केंद्र सरकार द्वारा वृद्धिशील विद्युत क्षमता को लगभग पूरी तरह से नवीकरण ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ठीक है, और जो कोयला आधारित क्षमता को खारिज कर दिया गया था, यानी उसके पहले यह खारिज कर दिया गया था, लेकिन वो ज़रूरतें देखी गई कि नहीं, हमारी आवश्यकताएं जो चुनौतियां हैं उसको देखते हुए पुनः जो है 80 गीगावाट जो है क्षमता को जोड़ने की बात की गई है। और इसमें जो है कहीं ना कहीं जो निर्माणाधीन, जो पहले से निर्माणाधीन है, उसमें 27 गीगावाट क्षमता पे काम करना और 60 गीगावाट नई कोयला आधारित क्षमता को जोड़ने पर भी सहमति हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि अत्यंत आवश्यक बेस लोड क्षमता, बेस लोड क्षमता वो होता है कि जैसे किसी ट्रांसमिशन ग्रिड है, उसमें से जितना हमें ज़रूरत है उस विद्युत को लोगों को पहुंचाने के लिए जो है, क्योंकि सरकार ने 24 घंटे बिजली का लक्ष्य रखा ही है, तो 24 घंटे हमें अपनी बिजली को ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या जो भी जितना है हमें उसके लिए एक मिनिमम उत्पादन ज़रूरत होता है। अब वैसे में जो है हमें जो नवीकरण ऊर्जा है उसकी समस्या होती है कि वो हर समय बिजली उत्पादन नहीं दे सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम कोयला आधारित प्लांट यानी पावर प्लांट को, जो है थर्मल पावर प्लांट, उसमें कोयला और न्यूक्लियर दोनों, खासतौर से न्यूक्लियर महंगा होने का जो है कोयला आधारित पावर प्लांट पे भारत ने अपना ये दबाव जो है बल फिर से देना शुरू कर दिया है, क्योंकि ऐसा उसकी ऊर्जा सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। अच्छा, क्यों ऐसा समस्या किया गया? क्योंकि नवीकरण ऊर्जा की जो समस्या है, देखिए भारत जो है गैर जीवाश्म ईंधन से प्रति माह 1000 मेगावाट यानी 1 गीगावाट प्रति माह वो जोड़ रहा था, यानी हर साल 12 गीगावाट जोड़ रहा था, जो कहीं ना कहीं एक बहुत उल्लेखनीय है। लेकिन अब नीति निर्माता ये समझने लगे हैं कि जब तक देश अधिक हरित क्षमता नहीं जोड़ सकता, जब तक कि उसके पास व्यवहार ऊर्जा भंडारण विकल्प न हो, वाइबल एनर्जी स्टोरेज न हो। तो ये समस्या नवीकरण की जुड़ी किससे है? इंटरमिटेंसी। या वो क्यों है? क्योंकि हमारे पास ऊर्जा भंडारण की क्षमता नहीं है। तो ऐसे में देखिए अभी जो है स्थापित क्षमता का 40% विद्युत जो है गैर जीवाश्म ईंधन या नवीकरण स्रोत से आता है, जिसमें बड़े पनबिजली भी शामिल है, लेकिन सौर और पवन ऊर्जा से 30%, यानी सौर और पवन ऊर्जा से 30% कुल बिजली आता है। और वो जो सौर और पवन बिजली है वह कहीं ना कहीं आंतरायिकता की समस्या पैदा करती है, और जिससे ग्रिड प्रबंधन के नजरिए से एक महत्वपूर्ण चुनौती है। ऐसे में नीतिगत विचार ये कहने लगा है कि अगर आपको नवीकरण ऊर्जा पे बल देना है तो उसके पहले आपको भंडारण करना जरूरी होगा। और विद्युत भंडारण का जहां तक प्रश्न है, उसमें अभी जो हमारे पास विकल्प है बैटरी या लिथियम आयन का, वो इतना महंगा है कि वो वायबल नहीं है। तो सरकार ने प्लान बनाया है कि वो जो है
सरकार ने बनाया है कि उसको जो है लिथियम आयन की समस्या के कारण जो है वो ऑफ स्ट्रीम पंप स्टोरेज, यानी कि उस नवीकरण ऊर्जा का प्रयोग करके जो पन बिजली है उसके पानी को ऊपर उठा के, यानी वही ग्रेविटा बैटरीज और इस तरह की चीज़ें जो मैंने पढ़ाई है पहले के लेक्चरों में, उसको, और मिश्रित हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन मिश्रित, यानी नवीकरण ऊर्जा का प्रयोग करके जो है ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न किया जा, फिर बाद में उससे जो है वो फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और उसका इस्तेमाल जनरेटर में विद्युत जनरेशन के रूप में भी किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल करना है, लेकिन जब तक ये ना हो जाए, समस्या ये कि इतनी आसानी से तो होगा नहीं, लेकिन जब तक ये नहीं हो जाए, यानी स्टोरेज क्षमता हमारे पास उपलब्ध नहीं हो जाए, तब तक जो बेस लोड है ग्रिड का उसको मैनेज करने के लिए भारत को पावर प्लांट की, यानी थर्मल पावर प्लांट की, यानी कोयला या न्यूक्लियर एनर्जी की ज़रूरत है। ऐसे में भारत द्वारा जो है ये दिया गया बल जो है उसकी उसी आवश्यकता के अनुरूप है कि कैसे नवीकरण ऊर्जा की कमियां उसको मजबूर कर रही हैं कि वो अपने कोयले पर फिर से बल दे, क्योंकि उसको ऊर्जा लगातार भारत को सभी लोगों को देना है, क्योंकि भारत आज उस विकास के दौर में है जहां की अभी आप सोचिए, एक न्यूज़ है, थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन मैं बता देता हूं, जो भारत और अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट का एक समूह है, जो उसके अध्यक्ष हैं अमेरिका के तरफ से, उनका कहना है कि भारत, जो कहा कि भारत तीसरी चौथी, कह रहे आप लोग प्रश्न ही गलत कर रहे हो। आप ये सोचो कि भारत में वो क्षमता है कि जो भारत दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन सकती है, और भारत में वो सारी क्षमताएं हैं, और जिस तरह से भारत ने 2047 के लिए अपना लक्ष्य रख रखा है, और जिस तरह से अपने लक्ष्य को, उसके लिए बहुत ऊर्जा चाहिए। जैसे आप हैं, एक आदमी सामान्य तौर से काम करता हो, पैदल चल रहा हो, और एक आदमी बहुत तेजी से दौड़ रहा हो, एथलीट्स हो, जो बहुत तेज दौड़ेगा, एथलीट्स है, तो जाहिर सी बात है कि यूसेन बोल्ट बनेंगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा खाना पीना चाहिए। सामान्य आदमी के खाने पीने से काम नहीं चलेगा। तो आज भारत की अर्थव्यवस्था यूसेन बोल्ट हो गई है। आप कह सकते हैं ना, वो हाथी जो चलती जा रही है, जब हाथी चढ़ाई करेगी, काम करेगी, तो उसके ऊर्जा की भी ज़रूरत होगी, और वो ऊर्जा केवल नवीकरण से नहीं पूरी हो सकती है जब तक कि हम स्टोरेज क्षमता डेवलप न कर ले या ग्रीन हाइड्रोजन पूरी तरह से न कर ले। तो तब तक हमें जो है अपने कोयला पावर प्लांट को चलाना है और नवीकरण कोयला पावर प्लांट को भी चलाना है। ठीक है, चलिए आज इतना ही। नमस्कार, कल मिलते हैं।